इसके आगाज के साथ काका हाथरसी पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो कि जयपुर और गुड़गांव में वंचित तबके से आए हुए बच्चों की शिक्षा और कार्य कौशल में सदैव तत्परता से कार्यरत है। न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एनजीओ ने अपने वार्षिकोत्सव जज्बा का आगाज 8 अक्टूबर को किया, जहां पर संस्था के पेंटिंग के विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई और विद्यार्थियों ने कथक के माध्यम से मनमोहक गणेश वंदना प्रस्तुत की। साथ ही एक संगीतमयी नाटिका नजरिया अपना अपना की प्रस्तुति दी, जिसमें बच्चों ने दर्शाया कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों में विभिन्न लोगों की क्या सोच है। बच्चों ने नाटिका के माध्यम से किसी भी भारतीय के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया और अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। नाटक का निर्देशन श्री पंकज गुप्ता जी ने किया, डांस कोरियोग्राफी श्री अवनीश कुमार जी ने और कथक की प्रस्तुति श्रीमती स्वाति सिन्हा जी ने के निर्देशन में की गई। अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया और हमारा सारा सोना लेके चले गए। बबलू, मैं एक दिन टीवी में देख रही थी कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, तो फिर तो हमारे पास अभी भी बहुत सारा सोना होगा ना। इस हिसाब से हुए ना हम अभी भी सोने की चिड़िया। हाँ, वो बात अलग है, पहले के लोगों के पास बहुत पैसा था, लोग तरक्की कर रहे थे और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पर मेरी दादी ने बताया था कि वो पढ़ नहीं पाई क्योंकि उनके गांव में स्कूल ही नहीं था। अच्छा, और क्या बताया था तेरी दादी ने? दादी ने बताया था कि विधान है, बच रहा मदन है, इकट्ठा अंग अंग है कि प्राण अविशेष है, मान अविशेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक पल भी और कुछ मत मांग भगवान से। ज्ञान के कपाल पे लिखते तू एक विधान से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हद छीनता आया है जो अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पे सभी सवाल में विधि का विधान पलटते वो हमारे ज्ञान है। किरण बेदी जी ने एक घंटे की दौड़ पर सैकड़ों नंगी तलवार लिए लोगों को रोक लिया था, क्योंकि सर सामने
ऐसे कैसे मार देगी? मैं भी देखती हूँ कैसे मारती है। अरे राज तो पापा सुनते हो? अरे जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे देखिए ना हमारी बेटी को मारने काटने की बातें कर रही है। अच्छा, ऐसे कैसे मार देगी? मैं भी देखता हूँ। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये क्या हो रहा है? कुशल बचा पसंद है तो मुझे चला कर। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे जाने दो। तो क्या हो गया? मैं तो पसंद करता हूँ तुझे, चला कर। नहीं सीधी तरह से हाँ कर दे वरना तेरे मुंह पे तेजाब डाल देंगे। अरे हाँ कर दे, वरना चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। बहुतों का बिगाड़ा है, तेरा भी बिगाड़ देंगे। तुलिका आप भी आ जाइए। करीब 6 वर्ष पहले हम लोग बातें करते थे, जैसे बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं। तो मैं बताती हूँ, बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि किस परिवार से हूँ। मेरे नाना जी कौन थे, मेरे मौसा जी कौन है, मेरे पापा मम्मी कौन है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं काकू का नाम लेती थी तो बच्चे पहचान नहीं पाते थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं काकू के बारे में बच्चों को बताया जाए और एक ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए जहाँ पर हम काकू के बारे में बच्चों को बता सकें। तो यहाँ पर भी कुछ छोटे बच्चे हैं या कुछ नई जनरेशन के लोग यहाँ पर बैठे हैं जो शायद पद्मश्री काका हाथरसी जी को नहीं जानते हों। My name Bhagwati, you go, I come here. छोटी सी थी, अपने पिताजी के कंधन पर बैठी थी। का लोग थे का
अरे कहाँ हो, कहाँ चला रहा हो? अरे अम्मा हम आजाद हो गए। अरे अम्मा हम आजाद हो गए। अरे अम्मा हम आजाद हो गए। मैंने अपनी आँखन से देखो ये बार में सफेद ऐसे ही ना हो गए। बहुत कछु जानत में बड़ा किताब दादी किताब में पढ़ला। अरे दादी क्या कहना? अरे क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है बबली। और मेरा नाम है बबलू। हम दोनों आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बबलू, अगर हम सारी लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो लोगों को अपने बेटों को भी सिखाना होगा संस्कार देने। गजमुख को दो दिन लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ बद को। की बात कर रहा हूँ। का यात्रा? हादत यात्रा। अरे लल्ला, जब से तोरी माँ आई है तेरा बाप तो तुई माँ के संगे जात यात्रा पे कहूँ मुंबई तो कहूँ दिल्ली। मैं तो जब जाती जब ते दादाजी हते कहूँ बनारस तो कहूँ मथुरा। का मजा आतो, का दिन हते। दादी, अरे का खो गई? अरे का होगा क्या दादी दादी करना? Yes, yes, this side. जाति काम आती है ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। आर्यवर्त दिशांतर्गते भारत हरियाणा प्रांते गुरुग्राम नगरे सलोखरा ग्रामे साउथ सिटी एन समूहे शांति निवासे ब्राह्मण कुले आलम्बाइन गोत्रे। Side. Yeah. This side, this side. मैम सामने. This side, मैम. सर क्लोज होके फेस सामने. क्लोज होके। हाँ जी. फेस दिस साइड. झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। जाति काम आती है ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। फेस दिस साइड. थैंक यू. अशोक चक्रधर जी जो मेरे मौसा जी हैं, नाम लेना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भाग्यश्री जी जो मौसी हैं, नाम लेना भी बहुत मुश्किल है। मिस्टर पराग शर्मा जी जो हमारे चीफ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी जो मेरे पापा हैं, राजीव जिंदल जी जो भैया हैं, सब परिवार बैठा है यहाँ पर। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पिछली बार जब 25 तारीख को इवेंट था तो हमने इसलिए कैंसिल किया था कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन 25 को सूर्य देवता आ गए। आज हमने रखा 14 दिन 13 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज घनघोर इंद्र देवता जी की कृपा हम पर बरस रही है, और उनका जो आशीर्वाद है हम ले रहे हैं, बस यही एक वो है। मौसम में ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी एक यादगार
रूप में प्रस्तुत हुई है, इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग प्रदान। नितिन अग्रवाल, सर सामने। म्यूजिक दे रहे हैं यस दिस साइड। अविनाश सिंह, कथक की पूरी हमारी कोरियो है वो है बच्चों की गुरु हैं स्वाति सिन्हा जी। अगर स्वाति जी आई हैं, नहीं आई हैं। दिस साइड सर। फेस दिस साइड। मैम थोड़ा सा आगे। फेस दिस साइड। हाय। दिस साइड सर। इस बीड़े को उठाया है उनको मैं नमन करता हूँ। कि शायद मम्मी पापा ने उनकी शादियां कर दी होती हैं और वो आज जब बड़े स्टेज पे बड़े लोगों के सामने जब परफॉर्म करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वही होता है। तो उसका नाम है, नाट्य निर्देशन किसने दिया उसका नाम है, लेकिन आलेख किसका था? मैंने सबसे पहला सवाल पूछा किसका था, तो बोले अनुभूति मैम का था, और अनुभूति मैम का नाम नहीं है। तो वो व्यक्ति जो किसी उद्देश्य से अपने नाम को आगे न लाकर अपने काम को आगे लाना चाहे, मैं उसकी वंदना करता हूँ। बच्चे जो हैं हमारे वो कॉलेजेस में हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई बीजेएमसी कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीए कथक कर रहा है, इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, बच्चों को हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल फ्री में दी जाती है तो उसका वैल्यू नहीं की जाती। तो एक छोटा-सा जो भी वो फ़ीस दे सकते हैं, उस फ़ीस के माध्यम से बच्चे आते हैं। तो जो सुबह का स्कूल है उसमें हम थोड़ा-सा एक छोटी फ़ीस लेते हैं। लेकिन शाम को जैसे बच्चे आते हैं या जो भी बच्चे ये परफ़ॉर्मिंग और विज़ुअल आर्ट सीख रहे हैं, डांस, थिएटर, पेंटिंग, ताइक्वांडो, इसकी हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ आने वाले बच्चों के लिए कि वो अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना 10th और 12th करें, अगर उन्हें कहीं पर भी ये ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमारे पास आ सकते हैं, कोई भी कहीं से भी बात कर सकता है। और यही कि पढ़ाई ना छोड़ें और आगे बढ़ें, और अगर कोई भी उन्हें मुश्किल आ रही है तो वो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आ सकते हैं। और बस एक जुनून के साथ उन्हें बदलना है। और जब जैसा कि हमारी प्ले ने भी बोला कि जब शताब्दी होगी इस देश की तो एक अलग माहौल होना चाहिए, तो बस वो हो सकती है और उन लोगों को वो क्रिएट करना है। जी। इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने इन बच्चों को बचपन से देखा है, 8 साल से मैं गुड़गाँव में काम कर रही हूँ। मेरे सामने बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल की थी। जो दादी है उसका नाम, उसने बताया कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन उसका नाम है शिक्षा, जो कि खुद पढ़ रही है। और असली में उसका नाम शिक्षा है। और वो छोटी-सी थी जब वो आई थी मेरे पास, और वो बच्चे जब मंचन करते हैं, माँ बोलते हैं मुझे। कोई आई बोलता है, कोई अम्मी बोलता है, कोई अम्मू बोलता है, मैं सबकी माँ हूँ। तो जब अपने बच्चे को आप आगे बढ़ते देखते हैं तो हर माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं भावुक हो रही थी और मैं बहुत कंसंट्रेट करके मैं देख भी नहीं पाई। मतलब मैं, जब हम प्रैक्टिस भी करते थे तो मैं डाँटने लगती थी कि मैं रोऊँ ना इनके सामने। तो मैं बहाने से कुछ ना कुछ कह के डाँट देती थी कि मैं अपने कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन हाँ, आज हो रहा था। जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा देख रही थी, मैं भावुक हो रही थी। मैं गिरिराज शरण अग्रवाल और साहित्य के क्षेत्र में अब काम करता हूँ और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा 40 साल तक। अनुभूति मेरी बिटिया है और उसको बचपन से ही जिस तरह से समाज के बीच में जाकर काम करने की
इच्छा और जागृति हुई, उसको उसने अपने भविष्य में अपने जीवन का आधार बना लिया। पीएचडी होने के बावजूद वो कहीं बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती थी, और आपको पता है कि आज डिग्री कॉलेजेस में अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन उसने समाज के बीच में जाकर उन बच्चों के उत्थान का बीड़ा उठाया जिनके लिए बहुत लोग सोचते नहीं, और वो सोचने का अवसर उसके माध्यम से समाज तक गया है। और न्यू फ्यूजन के इस मंच पर अनुभूति ने उन तबके के लोगों को उठाया जो वास्तव में वंचित थे और जिन्हें शिक्षा का अधिकार ऐसा लगता है कि छीन लिया गया था, लेकिन वो शिक्षा का अधिकार उसके माध्यम से गया है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद उसे देता हूँ। देखिए, जब हम समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए, अपने हित में, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, चाहे नेता हों, अभिनेता हों या कुछ और उद्योगपति हों। लेकिन समाज के विकसित समाज में अविकसित समाज को ऊपर उठाने की जो सहज दृष्टि होती है वो जिनमें आई है, मैं उन सब लोगों को सलाम करता हूँ। और इस संस्था के माध्यम जी, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं एक्टर हूँ। मैं दिल्ली में थिएटर करता हूँ, मूवीज़ भी किए हैं कुछ-कुछ, और ख़ास करके मैं बच्चों के साथ में काम करता हूँ, बच्चों को थिएटर सिखाता हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं न्यू फ्यूजन जो है एनजीओ, इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, इन बच्चों को सिखा रहा हूँ। आज जो आपने डायरेक्ट किया नाटक जज़्बा, इसके बारे में कुछ बताइए? ये एक्चुअली बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको तैयार किया है, और जो बच्चे हैं उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा थिएटर वगैरह किया हुआ है, जो रेगुलर थिएटर क्लास में आते हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे नए थे। तो बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था, क्योंकि जिनको स्टेज क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, कुछ नहीं पता, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना? तो एक डर भी था मन में, और कहीं न कहीं विश्वास भी था कि बच्चे अच्छा करेंगे, और आई होप कि जैसा रिस्पॉन्स लोगों से मिला है, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आया है, तो बच्चों ने अच्छा किया है। मैं इनके साथ में, न्यू फ्यूजन के साथ में मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं बहुत बचपन से ही कर रहा हूँ, बचपन से थिएटर ही कर रहा हूँ। मैं बच्चों को नाटक सिखाता हूँ, बेसिक्स सिखाता हूँ कि थिएटर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, है ना? परफ़ॉर्म कैसे करते हैं, लाइट्स कैसे लेते हैं स्टेज पे एंट्री कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। जितना हो सकता है सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने आज परफ़ॉर्म किया है, और अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो कई हज़ार बच्चे हैं जिनके साथ मैं सलाम बालक भी है, दूसरा एनजीओ है, बहुत सारे लोग के साथ काम करता हूँ। तो अभी मैं इनकी बात करूँगा जो आज इसमें एक क्लास होता है, क्लास के हिसाब से जो हमको पे करते हैं उस हिसाब से होता है। तो वो मेरे लिए बहुत जो मेरी फ़ी बनती है वैसा तो नहीं है वो, उससे कम में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ में काम करना। तो कम में भी हम उसको कर लेते हैं क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, अच्छे बच्चों को मिल रहा है ना? तो अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फ़ीस कम मिलती है लेकिन मन खुश हो जाता है। काका हाथरसी का जीवन संघर्षों में बीता, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिताजी का देहावसान हो गया, तो उन्होंने एक चाट के ठेले पर नौकरी की, और वो भी नौकरी कैसी थी, मक्खी उड़ाने के लिए, जैसे लोग एक ठेले वाले के साथ चलते हैं उसी तरह से उन्होंने किया। उसके बाद भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ, तो उन्होंने तकपट्टी लिखने का, तकपट्टी आप जानते होंगे मुनीमी होती है एक छोटी सी, और उसमें जो माल आता है या जाता है उसे तोलते समय उसको लिखा जाता है। तो उसकी नौकरी की, लेकिन वो भी छूट गई। वो भी छूट गई तो फिर क्या करें, तो खाली बैठे हुए नहर के किनारे
वह बांसुरी बजाया करते थे, तभी उनके मन में आया कि क्यों ना लोगों को संगीत की शिक्षा दी जाए। और उन्होंने फिर संगीत गाइड मास्टर लिखा। और आज आप देखिए कि 90 वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तक आज भी लोगों को हारमोनियम बजाने में सहायता करती है। उन्होंने संगीत कार्यालय के माध्यम से संगीत की सेवा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मंच के माध्यम से जनता को हँसाया, और इतना हँसाया कि उन्होंने ये कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो कोई भी शव यात्रा में रोएगा नहीं। और उस शमशान भूमि में जहाँ पर मेरा संस्कार होगा, वहाँ पर हास्य का कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपको वो दृश्य याद दिलाना चाहता हूँ कि शमशान के बाहर चाट की दुकानें थीं, लोग खरीदारी कर रहे थे, और एक ओर वो चिता जल रही थी तो दूसरी ओर एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था जहाँ पर लोग हंस रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था जो शायद किसी भी व्यक्ति को नसीब नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका जन्म जिस तारीख को हुआ उसी तारीख को उनका निर्वाण भी हुआ। ये तुलसी के बाद का दूसरा उदाहरण है। मैं क्योंकि उनके बहुत निकट रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो काका के अद्भुत, मैं लगातार बोलता रहूं, 2 घंटे बोलता रहूं, लेकिन उनके संस्मरण समाप्त नहीं होंगे। देखिए, उनका जीवन बहुत नियमित था, और जैसे कि कवि सम्मेलन समाप्त होता है तो आपने देखा होगा कि लोग खाने में भोज और इस तरह के और अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो सबसे पहला काम करते थे घूमने जाने का। उनका ये नियमित अभ्यास था कि मुझे घूमना है। और इस घूमने में जब वो रेल से यात्रा करते थे तो सामान उन्होंने डिब्बे में रख दिया, फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था प्रायः, और प्लेटफॉर्म पर वो घूमने आ जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेन छूट गई और वो अपने प्लेटफॉर्म पर टहलते रह गए, लेकिन क्योंकि सब लोग उनसे परिचित थे, इसलिए जो स्टेशन मास्टर था वो अगले स्टेशन पर सूचना दे देता था कि काका जी का सामान रह गया, आप उसे उतार लीजिए, और उनके पास तक पहुंच जाता था। तो ऐसे अनेक अनेक संस्मरण हैं जिनको हम याद करें तो बहुत विस्तार से हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की, जो एनजीओ है जिसका कार्यक्रम आज हो रहा है। एनजीओ मैंने ये 9 साल पहले जयपुर से शुरू किया था, और इसलिए शुरू किया था कि जब मुझे पता चला कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने एक रिसर्च की, उसमें पाया कि बच्चों के स्कूल में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो कुछ नया सीख पाएँ और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनको देखते हुए मैंने उनको क्ले मॉडलिंग सिखानी शुरू की। मैं खुद क्ले मॉडलिंग करती थी। तो वहाँ से इस एनजीओ की बीज बना, नींव पड़ी, और फिर आज 9 वर्ष हो चुके हैं और हम करीब 21 स्टेट में काम कर रहे हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ आज तक काम कर चुके हैं। इसलिए आया क्योंकि जब मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ देते हैं, और मेरी खुद की जो हाउस हेल्प थी, उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो कि बहुत अच्छा पढ़ता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने रिसर्च की तो उसमें पाया कि बच्चों की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें 10th और 12th के बाद क्या करना होता है, क्या कहाँ जाना होता है। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ से बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अभी भी इंडिया में 17% के करीब स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि एडोलेसेंट्स हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि वो हम ना होने दें, और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर इस धरती पर, मैं इतना काम करूँ और मेरे जीते जी बच्चे स्कूल ना छोड़ें। और हुँ।
मेरा नंबर सारी सोशल मीडिया साइट्स पर है, वेबसाइट है, वो मुझे मैसेज लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो सीधे हमारे C57 सेक्टर 49 में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आ सकते हैं और वो मुझसे संपर्क करें अगर कोई भी कुछ काम करना चाहता है। अभी हमारे यहाँ गुड़गाँव में करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि हमारी 2 शिफ्ट्स में आते हैं। हमारा एक सुबह स्कूल है जिसमें हम 6 से 12 तक पढ़ाते हैं। उसमें ओपन बोर्ड से बच्चों को 10th और 12th कराया जाता है। सबसे बड़ा हार्ट रेंचिंग होती है, बड़ा टच करती है हार्ट को। वो मैसेज तो पूरे समाज में हमेशा जाना ही चाहिए कि ये सब जो है भेदभाव जो है वो अब समाप्त होना चाहिए। अब हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ किसी वजह से ये हमारे सभ्यता में समाज में जो ये बुराइयां आ गई, ये अब परमानेंटली इनका समापन होना चाहिए। तो ये मैसेज जो दिया गया और बहुत सुंदरता के साथ दिया गया, वो एक सबसे मुझे एक हार्ट टचिंग लगा। और दूसरा जो मैसेज था वो यही था, वो जो दादी थी जिनको मतलब क्या था कि ठीक है हिस्ट्री की बुकिश नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उनको ये पता है कि उस पूरे कालखंड के अंदर क्या हुआ और कैसे उसका महत्व है। कितने परफेक्शन से वो इस चीज को बात कर रही थी और अपने घर के परिवार की जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बता रहे थे। ये भी एक विषय आता है कि न्यू फ्यूजन के बच्चे समाज की उस चेतना को महसूस कर रहे हैं और समाज में क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है ये भी महसूस कर रहे हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर अनुभूति को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इसका विस्तार करना चाहिए और उसके लिए अगर कुछ रिसोर्सेज की और आवश्यकता है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाओं में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी लिमिटेड संस्थाएं हैं जो वास्तव में धरातल पे काम करती हैं। और मैंने तो अपने बौद्धिक में भी यही बोला था कि मैंने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स देखे हैं। वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तो होते हैं, बहुत वैभवशाली हो सकते हैं, बट इस तरह के कम बजट के अंदर और किस तरह से बहुत ही सुंदरता से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग चली जाए और बहुत सरलता से बहुत स्वाभाविकता से चली जाए, ये तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग सभी कुछ का एक अच्छा और कोरियोग्राफी का एक अच्छा मिश्रण था। बहुत प्रभावित हुए हैं इस चीज से। अच्छा, मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल और मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और मेरा आयुर्वेद का दुनिया भर में हम लोग पूरा उसका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद एक संस्था है, उसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। समाज की अनेक ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ के कुछ इस तरह का काम करता हूँ। न्यू फ्यूजन जब मैंने पहले एक परिचय आया तो मुझे लगा कि वो भी शायद कोई एक साधारण एनजीओ होगी, जैसे कि बहुत सारी हजारों एनजीओ चलती है। बट अभी ये समझ में आया आज का कार्यक्रम देखने के बाद और पूरा विषय जब संज्ञान में आया तो लगा कि बच्चों के बीच में धरातल पर जाकर काम करने वाली संस्था है। और जो देखने में ये आता है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना सारा, वो प्रेजेंटेशन ही अपने आप में बोल रहा था कि लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, सिखाने वाले मेहनत कर रहे हैं और सीखने वाले भी मेहनत करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बच्चे को ऐसे लाके स्टेज पे खड़ा कर दो और वो इतने तरीके से इतने परफेक्शन के साथ अपना पूरी परफॉर्मेंस दे दे। अगर छोटी छोटी बातें भी देखी होंगी तो वो दो जिसको हमने बंटी और बेबी बोला, बबली बोला, उनको भी देखा तो उनका जो बोलने का तरीका था वो एकदम एक्सटेम्पोर था। वो अपने हाथ में कोई पर्ची लिए हुए नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो इसका मतलब होमवर्क बहुत अच्छा था, स्वाभाविक था। तो ये चीजें तभी जाती हैं। और जैसा कि अनुभूति जी ने बताया कि सबसे बड़ा विषय क्या है कि बच्चे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास शायद रिसोर्सेज नहीं होंगे इस तरह के मंच पर प्रदर्शन करने के, अपनी प्रतिभा दिखाने के। उनको आपने मौका दिया, उनको पढ़ाई की भी एक तरह से उनको मौका दिया। तो दोनों चीजों में अगर कोई आगे बढ़ के अपना काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात है नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो बच्चियों की सुरक्षा का जो मैसेज है वो मुझे बहुत इमोशनली भी बहुत टच करता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मैं कई बार बच्चियों को देखता हूँ। मेरा नाम है अशोक चक्रधर और इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। पिछले 60 वर्ष से कला और संस्कृति और कविता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और आज मेरे आगमन का कारण ये है कि एक ऐसी संस्था जिसका नाम है न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन, तो जिसने कोई दावा नहीं किया, वादा नहीं किया कि वो क्या करेंगे, लेकिन क्रिएटिव करेंगे, कुछ रचनात्मक करेंगे और न्यू फ्यूजन करेंगे।
तो कोई ये नहीं कह सकता कि सुगम संगीत है या शास्त्रीय संगीत है, हमने फ्यूजन किया। तो ये युग है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, वेस्ट न हो, वो हमारे अंदर जाए। और वेस्ट का अगर है, पश्चिम का, तो वो भी बेस्ट हो। तो हमें वेस्ट का बेस्ट लेना है, और अगर वेस्ट का वेस्ट ले लिया तो हमारा विकास भी अधकचरा होगा। तो इस कार्यक्रम में हमें लगा कि यहाँ अपने जीवन मूल्यों और भारतीयता के साथ हमारी उन समस्याओं को, जो हम दिन ब दिन देखते हैं और अखबार की सुर्खियों में आती हैं, उनको नाट्य रूपांतरित करके एक सबके हृदयों को विगलित कर दिया। दूसरे, शिक्षा से कलाओं को जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे देखने को मिली। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इस संस्था के लिए। संगीत में देखिए, सारा संगीत तो अपना अपना नहीं था, ये तो संगीत पहले से रिकॉर्डेड था, लेकिन उनकी अनुकूलता, दृश्य के अनुकूल उस टुकड़े को लिया गया और वो रोमांचक बन गया हमारे लिए। हमें हमें रोने को बाध्य करने लगा, हमारी आंखें नम हो गई। और हम, दरअसल इसमें संगीत से ज्यादा बड़ा अभिनय पक्ष था, जो इन निम्न कक्षाओं से आए हुए बच्चों के माध्यम से उनके जीवन की अनुभवों का सार उन्होंने अभिनय में उतार दिया। इस नहीं, बच्चे का तो मैंने बताया था कि वो जो यो दादी थी, उसने जिस सहजता से लोक भाषा में डांटा, दांडी यात्रा में वो नहीं गई, ना उसने देखी, लेकिन उस काल में रही और उसने सुना होगा। तो जो किंवदंतियां हैं या जो अलग अलग धारणाएं हैं अपने नेताओं के बारे में, उसने गांधी को नेहरू ही समझ लिया। तो स्क्रिप्टिंग, आलेख बहुत सरल सहज था। और मजे की बात क्या है कि इसमें संगीत किसने दिया, उसका